चर्चा परिचर्चा आज परिचर्चा करेंगे आप लोगों को सप्तमांश कुंडली के बारे में भी, थोड़ा संतान के विषयों में भी व्यक्तियों का जो है ज्यादा समस्याएं बनी रहती है, किसका होना नहीं होना, पुत्र होना पुत्री होना इत्यादि, या बहुत देरी से संतान होना इत्यादि विषयों का भी चिंतन हमें करना परम आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए सप्तमांश कुंडली के बारे में भी आज चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसको कैसे देखते हैं, जैसे कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो हमारा है ये 12 राशियों में विभक्त है। तो 12 राशियों में जो एक मेष राशि है, मेष राशि में जो 30 अंश है, हर राशियों में 30-30 अंश होती हैं। उन 30 अंशों को 7 भागों में विभक्त करने को सप्तमांश कहते हैं। एक राशि में 30 अंश होते हैं। इन अंशों में 7 का भाग देने पर, 30 को हम 7 का भाग देंगे तो 4 अंश सत्र कला और 8 विकला का सप्तमांश एक होता है। प्रथम जो सप्तमांश का प्रथम जो होगा वो 4 अंश सत्र कला और 8 विकला का एक सप्तमांश होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी इसमें विषम राशियों में जितने भी विषम राशियां हैं, मेष राशि हुआ विषम राशि, मिथुन राशि हुआ विषम राशि, सिंह राशि हुआ मिथुन राशि, तुला राशि हुआ विषम राशि, धनु राशि हुआ विषम राशि और कुंभ राशि हुआ विषम राशि, ये 6 राशियों में पहला सप्तमांश में कोई भी ग्रह विषम राशियों में 0 अंश से लेकर के 7 अंश, 4 अंश सत्र कला 8 विकला तक बैठा हो तो विषम राशियों का पहला नवमांश जो होगा उसी राशि का होगा। जैसे कि मेष राशि में बैठा है तो मेष राशि से प्रारंभ होगा, मिथुन राशि में बैठा है तो मिथुन राशि से प्रारंभ होगा, सिंह राशि में बैठा हो तो सिंह राशि से प्रारंभ होगा, तुला राशि में बैठा है तो तुला राशि से प्रारंभ होगा, धनु राशि में ग्रह बैठा है तो धनु राशि से प्रारंभ होगा, और कुंभ राशि में बैठा है तो कुंभ राशि से पहला सप्तमांश का पहला प्रारंभ हो जाएगा। 4 अंश सत्र कला 8 विकला है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका 4 का डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 17 के जगह में आप क्या करेंगे, 15 जोड़ेंगे। 17 दूनी 34, आपको पहाड़ा याद ना हो तो हर किसी को 15 का तुरंत याद हो जाता है। तो ऐसा कर सकते कि 15 दूनी 30 हो जाता है, तो बचेगा 2, क्योंकि 17 है, 2 बचेगा। तो जैसे ही 30 जोड़ेंगे तो पहला नवमांश का 2 कला फिर जोड़ेंगे, इसमें 2-2 मिलाकर के 4 कला, अर्थात 8 अंश 34 कला। अब तीसरा सप्तमांश हमको जानना है तो ये 8 विकला का इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, ये अंतिम में ही एक को जोड़ा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, विकला 60 विकला का एक राशि बनता है तो जो अंतिम में जाके 7-8 गुण 56 होता है तो उसका एक राशि में निर्धारित मतलब एक अंश इधर जुड़ जाता है। तो इधर का इसको विशेष महत्व, विकला का विशेष महत्व हिसाब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप देखेंगे जैसे कि अगर 8 अंश 34 कला और 17 विकला के बीच में विषम राशि में कोई भी ग्रह बैठा है, मान लीजिए मेष राशि में बैठा है, तो सप्तमांश कुंडली का जो होगा वो द्वितीय होगा। द्वितीय राशि जैसे कि मेष राशि होगा तो वृष राशि माना जाएगा, मिथुन राशि होगा तो कर्कट राशि माना जाएगा, सिंह राशि होगा तो कन्या राशि माना जाएगा, तुला राशि होगा तो वृश्चिक राशि माना जाएगा, धनु राशि में होगा तो द्वितीय होने के कारण वो मकर राशि हुआ, और कुंभ राशि में हुआ तो 2 नंबर का वृष राशि, क्योंकि 8 अंश 34 कला 17 विकला तक आपका दूसरा सप्तमांश का माना जाएगा। अब उसके बाद फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे आप, 15 तिया कितना होगा, 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले का 2 कला, फिर दूसरा 2 कला और तीसरा 2 कला, तो 2-2 मिला करके कितना हुआ, 6 कला। तो 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1 इधर हो जाएगा, और इधर 60 से अधिक होने के कारण आपका 6 मतलब 11 होने के कारण आपका क्या होगा कि इधर 1 चला जाएगा, अर्थात 4 1 नहीं 5 65 इधर, 5 इधर 11।
51 हो गया। तो अर्थात 12 अंश 51 कला हो जाएगा। तो उसके बाद आपका फिर तीसरा 12 अंश 51 कला और 25 विकला के अंदर कोई ग्रह विषम राशियों में बैठा है तो आप जानेंगे वो तीसरा होगा। मेष राशि में बैठा है तो तीसरा मिथुन राशि में बैठा हुआ मिलेगा। मिथुन राशि में बैठा है तो तीसरा राशि सिंह राशि, और सिंह राशि में बैठा है तो तीसरा राशि तुला राशि, तुला राशि में बैठा है तो तीसरा नंबर का राशि धनु राशि, और धनु राशि में बैठा है तो तीसरा राशि कुंभ राशि, और कुंभ राशि में बैठा है तो तीसरा राशि मेष राशि में मिलेगा। अब चौथा होगा आपका 4 4 12 हो जाएगा, और 4 16 हो रहा है, 4 3 12 4 4 16 हो रहा है। अब इसमें आपको ध्यान देना है 4 15 60 हो जाएगा, ठीक है। 4 15 30 45 और 60 हो गया, जैसे कि आपने 60 हो गया। अब इसमें 4 चौथा है तो 2 2 करके 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो 8 मात्र रहेगा। तो इधर 16 हुआ था तो 16 में ये 60 कला होने के कारण वो एक अंश में चला गया। 60 कला का एक अंश होता है, तो 16 के जगह में 17 हो गया, और ये 60 समाप्त हो गया, 8 कला बच गया बस, ठीक है। तो चौथा होगा तो चौथा राशि मेष राशि से चौथा राशि कर्कट राशि हुआ, मिथुन राशि से चौथा राशि कन्या राशि, सिंह राशि से चौथा राशि वृश्चिक राशि, तुला राशि से चौथा राशि मकर राशि, और धनु राशि से चौथा राशि मीन राशि, और कुंभ राशि से चौथा राशि आपका वृष राशि हुआ। इस प्रकार से आप गणना करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ कोई भी एक वो देखेंगे, जैसे कि एक कुंडली देखते हैं हम, उसका सप्तमांश कुंडली कैसे बनाना है, या कोई भी अब ये कुंडली है। अब सबसे पहले तो हमको लग्न निर्धारित करना है, लग्न कितना का होगा। तो सबसे पहले लग्न निर्धारित करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका अंश मान हमने जानना होगा। सबसे पहले अंश कितना था, 4 अंश 17 कला 8 विकला है। अब इसमें 4 अंश 17 कला और 8 विकला। अब इसमें हमको देखना है सबसे पहले लग्न कौन सा होगा सप्तमांश कुंडली का। तो हम सबसे पहले देखेंगे तुला लग्न का 22 अंश 6 कला 42 विकला है। अब यह सबसे पहले देखेंगे चौथा राशि जब पड़ेगा तो आपका 4 4 16 हो जाएगा, एक 17 हो जाता है, क्योंकि 4 4 16 5 में कितना होगा 20 हो जाएगा। तो छठा पड़ रहा है ये। तो तुला राशि विषम राशि है, विषम राशि से छठा राशि हम गिनेंगे, क्योंकि 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 अंश हो जाएगा। अब इसमें 17 को हमको 5 बार विभक्त करना है। तो 17 को हमको 5 बार विभक्त करने से पहले हम 17 का 2 माइनस कर देते हैं, 15 का लेंगे। 5 15 है तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 15 4 15 60 हो जाएगा, ठीक है। 4 15 60 हो जाएगा, और 5 15 75 75 हो जाएगा, अर्थात 75 हो जाएगा, 75। तो 60 अंश का एक कला हो जाता है। तो 20 में आकर सीधा एक जुड़ जाएगा, कितना होगा 21, और इधर बचा कितना 15 कला बचा, और 8 पंजे 40 सीधा 21 अंश 15 कला और 40 विकला तक आपका पांचवा हुआ सप्तमांश, और उसके बाद छठा नवमांश प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ 22 अंश 6 कला और 42 विकला होने के कारण ये छठा नव सप्तमांश हुआ। तो ये सप्तमांश तुला राशि से छठा 1 2 3 4 5 6 अर्थात मीन राशि का होगा। हम देखेंगे है कि नहीं। अब सप्तमांश कुंडली ये देखिए मीन राशि का हुआ, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। जी गुरु जी। ये वो उसी का भांति है, उसी में जैसे सरल प्रकार से आप लोग ने बनाए थे। अब ये सप्तमांश कुंडली से
सूक्ष्म संतान के संबंधित, संतान होंगी कि नहीं होंगी, संतान में परेशानियां होंगी कि नहीं होगी, श्रेष्ठ संतान पुत्र रत्न प्राप्त होगा कि नहीं होगा, या दुष्ट संतान प्राप्त होगा, माता पिता को सुख देने वाला होगा कि नहीं होगा, माता पिता को कष्ट देने वाला धुंधुकारी तो पैदा नहीं होगा। ये सब विचार जो है किया जाता है। लेकिन एक बात है, सप्तमांश कुंडली विचार करते समय माता पिता का दोनों का ही विचार करना चाहिए। मान लीजिए पिता का थोड़ा कमजोर है तो माता का प्रबल होने के कारण उधर से प्राप्त हो सकता है, तो दोनों का सामंजस्य, दोनों का ही मिला करके फल कथन कहना चाहिए। अगर संतान आप देख रहे हैं तो माता का भी मंगाइए कुंडली, साथ साथ में पिता का भी, दोनों का ही मंगा करके आपको अन्वेषण करना चाहिए। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, संतान नहीं होता है बोलकर प्रश्न करते समय स्त्री का मात्र चेकअप नहीं करता है, वो पुरुष का भी करता है। दोनों का करने के बाद ही सही निर्णय डॉक्टर भी दे पाता है। कमी किस में है, किसके कारण ऐसा हुआ है। गुरु ठीक जी है, इसमें भी भाव कैसे होंगे जैसे लग्न कुंडली में होते थे? लग्न कुंडली इसमें, इसका फल कथन में थोड़ा सा चेंज है। अच्छा। फल कथन में चेंज है। अब देखिए सप्तमांश कुंडली के बारे में, फल कथन के बारे में इसका विस्तार नहीं है, संक्षेप संक्षेप में दिया हुआ है। ठीक है, विस्तार से बाद में बताएं। सप्तमांश लग्न में केवल संतान का विचार करना चाहिए। सप्तमांश का जो लग्न होगा उससे केवल संतान का विचार करना चाहिए। अब सप्तमांश लग्न का स्वामी पुरुष ग्रह हो तो जातक को पुत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और सप्तमांश लग्न का स्वामी स्त्री ग्रह हो तो जातक को कन्याएं अधिक उत्पन्न होती है। पुरुष सप्तमांश का लग्न का जो स्वामी है वो पुरुष ग्रह होगा तो पुत्र अधिक रत्न का प्राप्ति की आशंकाएं बढ़ जाती है। और आपका स्त्री होगा तो आपका स्त्री का अधिक होने का संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए पुरुष और स्त्री का दोनों का विचार करना चाहिए। और सप्तमांश लग्न का स्वामी स्त्री ग्रह हो तो जातक को अधिक कन्याएं उत्पन्न होती है। अब देखिए सप्तमांश लग्न का स्वामी पाप ग्रह हो, पाप ग्रह के साथ हो, या पाप ग्रह की राशि में हो तो संतान नीच कर्म करने वाली होती है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, सप्तमांश लग्न का स्वामी पाप ग्रह, पाप ग्रह कौन कौन से हमने पढ़े थे? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु और बुध, इन ग्रहों के साथ बैठा है। वो शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? हमने जाना था शुक्र और गुरु, ये शुभ ग्रह है। अब बुध न्यूट्रल है और इन लोग के साथ बुध बैठ जाएगा तो पापी हो जाएगा, और इन लोग के साथ बैठ जाएगा तो बुध शुभ हो जाएगा। अब इसमें चंद्रमा का कंडीशन है। चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर्यंत वो शुभ होगी, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर्यंत जो चंद्रमा होगी और क्षीण चंद्रमा होगी। ये चीज हमें ध्यान देना चाहिए, वो अशुभ होगी। सूर्य के साथ आप इतना ध्यान लीजिए, सूर्य कुंडली में मान लीजिए आपको ऐसे ही मालूम चल जाए कौन सा चंद्रमा शुभ है कौन सा अशुभ है। अब मान लीजिए ये किसी का कुंडली है, अब सूर्य यहां बैठा है, सूर्य से इधर इधर बैठा हो, ये अत्यंत अशुभ होगा। सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा हो, सूर्य से द्वितीय में बैठा हो या सूर्य से द्वादश में बैठा हो, तो मान लीजिए वो पाप चंद्रमा है, वो पापी चंद्रमा है, स्पष्ट बात है। और चंद्रमा से आपका तृतीय में हो और सूर्य से इधर एकादश भाव में हो, वो मध्यम माना जाएगा। ठीक है, ये द्वितीय और ये निम्न मध्यम माना जाएगा इसको। और चतुर्थ में हो और दशम में हो तो ये मध्यम माना जाएगा, और इससे अधिक होगा तो ये पूर्ण शुभ माना जाएगा। और ये पूर्णिमा सूर्य से सप्तम में हमेशा जो है चूर्ण चंद्रमा जो है अत्यंत बलवान माना गया है। ठीक है, समझ में आ गया? जी गुरु जी। अब ऐसा क्यों है मैं बता रहा हूं। अब ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये 360 डिग्री में विभाजित किया है। मान लीजिए सूर्य है, अब जो होता है ये चंद्र, ये पृथ्वी है, अब चंद्रमा इसका परिभ्रमण करता है। अमावस्या कब होता है? ये सूर्य के, जब चंद्रमा यहाँ 360 डिग्री में आ जाता है, अर्थात 360 डिग्री में आप माइनस करेंगे 12 डिग्री तो कितना होगा? 148, 348।
348 डिग्री से 60 डिग्री तक जो होता है चंद्रमा अमावस्या का होता है। तो जब यह अमावस्या पूर्ण अंधकार हो जाता है तो ये सूर्य के आसपास तक, इधर का अष्टमी और इधर का अष्टमी तक जो है अत्यंत अशुभ माना गया है इधर का। अब इधर से जितना बढ़ता जाएगा तो पूर्ण कला विकसित हो जाएगा, 180 डिग्री में पूर्ण चंद्रमा हो जाएगा, अर्थात सूर्य से सप्तम में चंद्रमा पूर्ण बलवान हो जाता है। अब इधर से जैसे ही कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है तो कृष्ण पक्ष का यहाँ से सप्तमी पर्यंत जो होता है, ये जो कृष्ण पक्ष के जो ये आपका देखेंगे तो आपका सप्तमी पर्यंत, ये देखिए यहाँ से प्रारंभ होगा कृष्ण पक्ष के सप्तमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर्यंत अशुभ माना गया है, ठीक है। और इधर शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की ये सप्तमी पर्यंत शुभ माना गया है। समझ में आ गया सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं गुरुदेव, आ गया। आपको कुंडली देखते ही, चंद्रमा की स्थिति देखते ही आपको मालूम चल जाएगा जी। चलिए अब यहाँ आगे क्या कह रहे हैं वो, सप्तमांश लग्न का स्वामी पाप ग्रह हो। पाप ग्रह आपको मालूम, कंफ्यूजन दूर हो गया। पाप ग्रह कौन कौन से? पाप ग्रह के साथ हो। अब पाप ग्रह के साथ हो तो पाप ग्रह कौन कौन से हुए? सूर्य, मंगल और शनि, राहु, केतु, इनके साथ बैठा हो। या पाप ग्रह की राशि, इन पाप ग्रहों की राशि में जाकर के बैठा हो तो संतान नीच कर्म करने वाला होता है। अब ये आप ये फल कथन आपने कर दिए, लेकिन आपको कुंडली में चंद्रमा का स्थिति क्या है इसको भी विचार करना चाहिए। चंद्रमा व्यक्ति को पाप कर्मों में लिप्त करता है चंद्रमा, ठीक है, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, व्यक्ति का ज्ञान अद्भुत ज्ञान होने के कारण भी चंद्रमा अगर उसका खराब है तो नीच कर्म करने वाला होगा। चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों का दृष्टि होनी चाहिए। चंद्रमा शुभ स्थान में बैठा होना, चंद्रमा जितना मजबूत स्थिति में होगा जीवन में व्यक्ति उतना ही श्रेष्ठ होता है। और भगवान ने भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट चल छिद्र न भावा, अर्थात निर्मल जो मन व्यक्ति होंगे वही मुझे प्राप्त होंगे। तो चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मनुष्य हो जाता। तो बहुत चीजों से विचार करना चाहिए। सप्तमांश कुंडली से भी विचार करना चाहिए, लग्न कुंडली का पंचम भाव से भी विचार करना चाहिए। और संतान का मुख्य कारक ग्रह होता है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति अगर मजबूत स्थिति पर नहीं है, देवगुरु बृहस्पति पीड़ित तो नहीं है, अगर देवगुरु बृहस्पति केंद्र में या त्रिकोण में उच्च का होकर के बलवान होकर के बैठता है तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय है ही नहीं, क्योंकि संतान का स्थिर कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति को भी माना गया है। अब यहाँ आगे बताते हैं, सप्तमांश लग्न का स्वामी स्वराशि का हो, अर्थात लग्न का सप्तमांश में जो लग्न बन रहा है उसका राशि स्वराशि में बैठा हो, या शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, या शुभ ग्रह उसके ऊपर देख रहे हो, या उच्च का होकर के बैठा हो, शुभ ग्रह की राशि में स्थित हो, तो संतान शुभ आचरण करने वाली होती है, अर्थात सुंदर, सुशील और गुणी होता है संतान उसका। फिर आगे वो कहते हैं, सप्तमांश लग्न का स्वामी सप्तमांश लग्न से छठे आठवें स्थान में पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक संतानहीन होता है, संतान से पीड़ा होता है, अर्थात संतान होगा भी धुंधुकारी जैसा होगा, ठीक है। ये पति पत्नी दोनों का ही कुंडली का जो है अवलोकन करके ही फलादेश करना चाहिए, ठीक है जी। आइए अब चंद्र कुंडली के बारे में विचार करते हैं, क्योंकि कहा है शरीरम लग्न चंद्रयो हो, मतलब लग्न कुंडली को शरीर माना गया है और चंद्र कुंडली को मन माना गया। मानसिक स्थिति क्या है इसके लिए चंद्र कुंडली का भी विचार किया जाता है। हम मांगलिक दोष देखते हैं किसी कुंडली में तो लग्न कुंडली से विचार के साथ साथ में हमें चंद्र कुंडली से भी अवलोकन करना चाहिए। तो मांगलिक दोष कैसे होता है कुंडली में? लग्ने व्यय, व्यय का तात्पर्य होता है द्वादश भाव को व्यय कहते हैं, पाताले चतुर्थ भाव को पाताल भाव भी कहते हैं, लग्ने व्यय च पाताले जामित्र, जामित्र भाव कहते हैं सप्तम भाव को,
अष्टमे कुज, अष्टम भाव को में यहाँ मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष ऐसा माना गया है। ठीक है, ये उत्तर भारत में लग्न में, द्वादश भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में मंगल स्थित हो तो मांगलिक दोष माना है। लेकिन दक्षिण भारत में द्वितीय भाव में भी मंगल बैठने पर मांगलिक दोष माना गया है। दक्षिण भारत की पद्धति के अनुसार बता रहा हूं, द्वितीय भाव में, क्योंकि मंगल ग्रह क्रूर ग्रह है। अब इनका दृष्टि मंगल का चौथा, सातवां और आठवां पूर्ण दृष्टि होता है। अब ये पाप ग्रह है, दुष्ट ग्रह है, ये जहां जहां देखेगा वहां अशुभ फल ही प्रदान करेगा। लेकिन एक इसमें एक बात होता है, लग्न अगर मंगल स्वराशि का होकर के या उच्च का होकर के या मूल त्रिकोण का होकर के बैठा होता है तो उसका फल में कमी आएगी, वो थोड़ा शुभ फल देने वाला होगा, वो अशुभ फल में उसकी कमी आ जाएगी। अब उसी प्रकार जैसे कि हमने लग्न कुंडली से विचार किया जा गया, अब चंद्र कुंडली से भी विचार किया जाता है। अब चंद्र कुंडली कैसे बनता है इस विषय में चर्चा करते हैं। चंद्र कुंडली कैसे बनता है, अर्थात चंद्रमा जिस राशि पर बैठा है, मान लीजिए चंद्रमा वृश्चिक राशि पर बैठा है तो चंद्र कुंडली में क्या होगा, चंद्रमा जिस राशि पर बैठा है उसको लग्न बना करके अन्य ग्रह को उसी राशि पर बिठा देने से चंद्र कुंडली बन जाएगा। अब मान लीजिए चंद्र कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर वृश्चिक राशि में बैठा है तो लग्न में हम 8 लिखेंगे, फिर इधर 9 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 11, फिर 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ जो जो ग्रह जिस जिस राशि पर बैठे हैं उसी राशि पर बैठा है। अब चंद्रमा लग्न में बैठा है तो लग्न में बिठा दिए। अब बुध जो है धनु राशि पर बैठा है तो इधर बुध यहाँ बैठेगा और सूर्य यहाँ बैठेगा। अब शुक्र 11 नंबर की राशि कुंभ राशि में बैठा है तो 11 नंबर के कुंभ राशि में शुक्र और केतु को बिठा देंगे। अब इसमें जो है पंचम सिंह राशि में राहु और मंगल बृहस्पति बैठे तो यहाँ राहु बिठा देंगे, मंगल बिठा देंगे और गुरु बिठा देंगे। ठीक है, शनि कन्या राशि पर बैठा है तो कन्या राशि पर यहाँ शनि बिठा देंगे। तो ये इस प्रकार से चंद्र कुंडली बन गया। अब चंद्र कुंडली से भी मांगलिक दोष विचार किया जाता है। अब चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हो, चंद्रमा से चौथे घर में मंगल बैठा है या 7वें घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो या 12 नंबर के घर में बैठा हो तो भी मांगलिक दोष माना जाएगा चंद्र कुंडली के हिसाब से। तो समझ में आ गया सभी को चंद्र कुंडली कैसे निर्माण किया जाता है? जी। अब देखिए उदाहरण के तौर पर ये वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा है तो चंद्र कुंडली का हम अवलोकन करते हैं, हमें यहाँ अभी दिखाई देगा। अब देखिए चंद्र कुंडली हम यहाँ देखेंगे, चंद्र कुंडली देखिए वो जो जो ग्रह जिस जिस राशि पर, वृश्चिक राशि पर चंद्रमा बैठा तो वृश्चिक राशि में बैठ गया, धनु राशि पे सूर्य चंद्र बुध थे तो वहीं बैठ गया, शुक्र केतु एक कुंभ राशि में थे वहीं बैठ गया, मंगल राहु बृहस्पति बैठा था सिंह राशि पर बैठ गया, शनि कन्या राशि पर बैठ गया। तो जीवन साथी और उसका स्वास्थ्य, अर्थात चंद्रमा क्या है कि मन का अधिष्ठात्री देवता है। तो चंद्रमा शरीर, लग्न कुंडली से शरीर का और चंद्र कुंडली से मन का, ये दोनों का समागम ही व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ बनाता है। ये दोनों कुंडली अगर चंद्र कुंडली में लग्न, चंद्र कुंडली कैसे देखा जाता है इस विषय में चलिए चर्चा करते हैं। ठीक है, अब चंद्र कुंडली फल विचार। अब चंद्र कुंडली से जन्म कुंडली के समान फल का विचार करना चाहिए। यदि चंद्र लग्न उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि में स्थित होकर 1 4 7 10 केंद्र और कोण, 1 4 7 10 केंद्र अर्थात 1 4 7 और 10 ये तुरंत याद आ जाए, और ये शुभ स्थान है पंचम और नवम, ये स्थान में बैठा हो, भाव में स्थित हो तो जातक चतुर, धनिक, कार्यकुशल, ख्यातिवान, धन धान्य समन्वित होता है तथा चंद्र लग्नेश पाप दृष्ट, पाप ग्रहों की पूर्ण दृष्टि से अगर पीड़ित हो रहा हो या पाप ग्रहों के साथ बैठ करके युक्त होकर के त्रिक स्थान अर्थात अशुभ स्थान जिसे हम कहते हैं 6 8 और 12, इनको अशुभ स्थान कहते हैं, यहाँ बैठा हो 6 8 12 भाव में, तो चंद्रमा तो हमेशा जातक को नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। कृपया म्यूट कर लें जिनका अनम्यूट है।
कक्षा में गुरुदेव जुड़ करके आप। एक आ रही है सर दिक्कत, चंद्रमा तो हमेशा लग्न में ही रहेगा ना, चंद्र कुंडली में। हाँ, चंद्र कुंडली में हमेशा लग्न में अब देखिए, अब इसमें लग्न ये जब नहीं लग्न में बात। रहेगा तो फिर ये इसमें कैसे बता रहे हैं कि इस भाव में जाएगा? अब इधर सुनिए, मैं बता रहा हूँ। चंद्रमा का लग्न जो है, इधर सुनिए, आपने बात समझे नहीं। अब चंद्रमा तो लग्न में बैठ के, मान लीजिए वृश्चिक राशि था, अब वृश्चिक राशि का लग्न का स्वामी कौन है? चंद्रमा थोड़ी है, मंगल है। वो मंगल छठे, आठवें और 12 में बैठा हो, तो समझ में आया कि नहीं आया? चंद्रमा तो लग्न में ही होगा। समझे कि नहीं बात को? जी जी। अब ये चंद्रमा पाप ग्रहों से पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, और चंद्रमा को पाप ग्रह कौन कौन से? सूर्य हो गए, शनि हो गया, राहु केतु हो गया, ठीक है, मंगल हो गया, ये देख रहे हो। चंद्रमा का लग्न का अधिपति जो बोल रहे हैं, इसमें जो राशि होगा उसका अधिपति अगर केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो तो श्रेष्ठ, अगर वो 6, 8, 12 में बैठा हो तो अशुभ है, और द्वितीय, तृतीय और एकादश में बैठा हो तो मध्यम जानना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जातक को नाना, अब यहाँ नाना प्रकार के कष्ट कैसे हैं? अब देखिए, एक बात यह होता है, जिसकी सकारात्मक सोच होती है ना, उसका क्या होता है, हर विकट परिस्थितियों में भी, मतलब वो उलझनों में भी वो क्या, व्यक्ति क्या करते हैं, ज्ञान के माध्यम से, मनस्थिति ठीक होने के माध्यम से वो समस्याओं को सुलझा लेता है। और जिसका मनस्थिति ठीक नहीं होता है तो क्या होता है कि समस्या में भी वो समाधान ढूंढ लेता है, जिसका मनस्थिति ठीक हो। और जिसका मनस्थिति ठीक ना हो, हर समाधान में भी उसे समस्या नजर आती है, और जिसका मनस्थिति ठीक हो उसका हर समस्या में भी समाधान नजर आता है। बात इतना ही अंतर है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? गुरु जी, समझ गया गुरु वो जी। अर्जुन वाला किस्सा है। अर्जुन क्या कहते हैं, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थिति की बदलने के लिए, लेकिन मैं परिस्थिति बदल न सका। लेकिन जिस दिन मैं गीता रूपी ज्ञान प्राप्त करके मनस्थिति को बदल लिया, उसी वक्त परिस्थितियां बदल गई। अर्थात हारा हुआ युद्ध भी मैंने जीत लिया। इसलिए परिस्थिति बदलने के लिए आपको मनस्थिति बदलने की आवश्यकता है। परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी, लेकिन आपका मनस्थिति कमजोर है तो आप परिस्थिति बदलने में आप असमर्थ होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जी गुरुदेव। अब यहाँ आगे क्या कह रहे हैं, चंद्र लग्नेश। अब ये चंद्रमा का लग्न में जो राशि होगा, चंद्र लग्नेश कहने का तात्पर्य, चंद्र लग्न में जो राशि होगा उस राशि का अधिपति शुभ ग्रहों से युक्त, अर्थात शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, या जन्म लग्न से इत्थ्यशाल करता हो, अर्थात लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता हो, तो जातक ऐश्वर्यवान, पराक्रमी और सहनशील होता है। और चंद्र लग्न से चौथे मंगल, 10वें गुरु और 11वें शुक्र हो तो जातक राजमान्य, नेता, प्रतिनिधि और धारा सभा का मेंबर होता है, अर्थात वो लीडरशिप करने वाला व्यक्ति होता है और समाज में उसका ख्याति होता है, ऐसा आप जान सकते हैं, ठीक है। चंद्रमा से केंद्र में लग्न, केंद्र में मान लीजिए चंद्र कुंडली से केंद्र में अगर देवगुरु बृहस्पति होता है तो आपका क्या योग बनता है? गज केसरी योग बनता है। अब चंद्र कुंडली में चंद्रमा लग्न में बैठा है, अब चंद्रमा के साथ गुरु बैठा हो, या चंद्रमा से चौथे में गुरु बैठा हो, चंद्रमा से 7वें में गुरु बैठा हो, या चंद्रमा से 10वें में गुरु बैठा हो, तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। गज का तात्पर्य क्या है? हाथी, और केसरी का तात्पर्य शेर, अर्थात हाथी का जैसा बल और शेर का जैसा फुर्ती, निडरता, लीडरशिप करने वाला ऐसा क्षमता डेवलप होता है। जितना बलवान होगा गुरु चंद्र, उतना ही ये योग बलवान होगा। जितना चंद्रमा और गुरु कमजोर होगा, ये योग उतना ही कमजोर होगा, ठीक है। लग्न कुंडली का लग्न भी बलवान होना परम आवश्यक है, ठीक है।
गज केसरी योग का कैसे निर्माण होता है, समझ में आ गया सभी को? जी गुरुदेव। जी गुरुजी। अब गज केसरी योग का तात्पर्य, इसका फल आप अपने आप लगा लीजिए। गज का तात्पर्य क्या है? हाथी। हाथी। ठीक है। केसरी का तात्पर्य क्या है? सिंह। सिंह। तो बताइए, हाथी का जैसा बल और सिंह का जैसा बल, लीडरशिप करने वाला बनों का राजा कौन होता है? शेर। डरा समझ रहे हैं? धमका के राजा बन जाता। हाँ। ये अब कितना कुंडली में गुरु, चंद्रमा और लग्न भाव का स्वामी कितना बलवान है। मान लीजिए गजकेसरी योग बन रहा है, अब लग्न कुंडली का स्वामी छठे, आठवें, द्वादश में पाप ग्रहों के साथ बैठ करके पीड़ित हो रहा हो, अस्त हो रहा हो, तो व्यक्ति शारीरिक अस्वस्थता के कारण जीवन में ज्यादा लाभान्वित नहीं हो पाता है, क्योंकि शरीर धर्मम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा है। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीर अनुपालयेत शरीर रक्षिता शेषा पुरुषार्थ चतुष्टयी कहा भी है। सभी मनोकामनाओं को छोड़ करके शरीर की रक्षा करनी चाहिए, और जिसने शरीर की रक्षा कर ली उसका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है। तो ठीक है, समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी गुरुदेव। शरीर होगा गुरुदेव तभी तो ये सब होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अब यहाँ कह रहे हैं, आपने समझ लिए, क्योंकि देखिए अब ये चंद्रमा से चौथा मंगल और 10वें गुरु, चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो गया तो गजकेसरी योग बन गया, और एकादश में शुक्र हो तो जातक राजमान्य, नेता, प्रतिनिधि और धारा सभा का मेंबर होता है, अर्थात श्रेष्ठ होता है। आप ऐसा जान लीजिए। चंद्र लग्न से बुध चौथे, शुक्र पांचवें, गुरु नौवें एवं मंगल 10वें स्थान हो तो जातक जो होता है उसमें भी लीडरशिप करने वाली जो क्षमता डेवलप हो जाता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, शुक्र जो है ऐश्वर्य का कारक है, गुरु क्या होता है? ज्ञान का कारक है, भाग्य स्थान में बैठा है, और मंगल, मंगल जो होता है वो ऊर्जा का कारक होता है, दसम भाव में जो होता है कि वो बलि होता है, दिग्बली भी होता है, और चंद्रमा से दसम में होना वो श्रेयस्कर होता है। और क्योंकि चंद्रमा के ऊपर मंगल की पूर्ण दृष्टि होता है तो उसको साहस मिल जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए चंद्रमा, देखिए अब देखिए कैसे मैं बता रहा हूं, गुरु का दृष्टि, अब चंद्रमा लग्न में बैठा है, अब गुरु अब धर्म स्थान में बैठा है, तो गुरु का पूर्ण दृष्टि और मंगल का पूर्ण दृष्टि किसके ऊपर पड़ रहा है? चंद्रमा के। गुरु का पूर्ण दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम। अब देखिए गुरु 1 2 3 4 5 चंद्रमा को देख देख रहा है, शुभ ग्रह तो बल प्रदान कर रहा है। अब मंगल 1 2 3 4 मंगल भी देख रहा है, बल प्रदान कर रहा है। ठीक है। अब इसमें देखिए, अब शुक्र जो है, अब शुक्र को उन्होंने बता रहे हैं कि चंद्रमा से, लग्न से, चंद्र से नवम स्थान का स्वामी कहाँ गया? चंद्रमा से चौथे में बुध हो, यहाँ चतुर्थ में बुध बैठ गया। अब चंद्रमा से पंचम में शुक्र, शुक्र यहाँ बैठ गया। अब देखिए शुक्र और गुरु, गुरु का दोनों का दृष्टि संबंध है, ये भी योग कारक होता है। मंगल शुक्र के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, ये भी योग कारक होता है। गुरु यहाँ सप्तम, अष्टम, नवम, दोनों गुरु का सामंजस्य जो होता है, दृष्टि पड़ रहा है, गुरु का चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ रहा है। ठीक है। ये भी परम योग, क्योंकि देखिए अब शुभ, देखिए एक बात, परम योग कारक कैसे बन गया? क्योंकि हमने जाना थे शुभ ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में होता है तो श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं। अब देखिए दोनों केंद्र में कौन ग्रह, दोनों गुरु बैठे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और चंद्रमा शुभ ग्रह है वो लग्न में बैठा है, दूसरा बुध शुभ ग्रह है वो चतुर्थ भाव में बैठा है, तो इसलिए श्रेयस्कर, श्रेष्ठ फल देने वाला ऐसा बताया गया है। और क्योंकि मंगल साहस का प्रतीक है, व्यक्ति लीडरशिप तभी कर पाता है जब उसके अंदर अदम्य बल की बल हो, समझ रहे हैं, साहस हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या बनेगा? राजा, मंत्री, जागीरदार, जमींदार, शासक या उच्च पदासीन होने वाला होता है। समझ में आ गया सभी को? जी गुरुजी। गुरुदेव अब यहाँ तार्किक आगे का कारक भी मंगल ही हुआ ना? किसका किसका? तार्किक जिसके अंदर तर्क शक्ति ज्यादा होती है।
तर्क शक्ति देखिए, मंगल तो साहस का कारक है, ठीक है। तर्क शक्ति क्योंकि वाणी का अधिष्ठात्री देवता होता है वो बुध होता है, ठीक है। और जी बुध के साथ साथ में गुरु भी ज्ञान का प्रतीक है। देखिए आपके पास ज्ञान होगा तो आप तर्क करेंगे ही करेंगे। शुक्र भी ज्ञान का अधिष्ठात्री देवता है भोग के साथ साथ में, और बुध भी है। और मंगल क्या है कि व्यक्ति के अंदर थोड़ा ज्ञान हो, पढ़ा लिखा कम क्यों ना हो, लेकिन मंगल हाँ, पावरफुल होता है तो क्या होता है, तो थोड़ा- हिम्मत मर्दा मध्य खुदा, वो डरता नहीं है, भिड़ जाता है। फोड़ पाड़ के बन जाएगा काम। हाँ हाँ, ये क्या होता है कि दूसरों को क्या करता है कि दूसरा, आप मान लीजिए मैं कमजोर हूँ, मुझे डरा मालूम धमका है, के मैं खाता लड़ाई करने जा रहा हूँ, अपने साहस के जुटा करके मैं जा रहा, दूसरा डर के मारे भाग भी जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, हाँ, जीत जाते हैं आप आराम से। कितना ज्ञान है गुरुदेव, वो आ जाता तो कहेगा ये मेरे को मारता, मैं भागता हूँ करके, वैसे डर जाएगा। हाँ ऐसा हो जाता है। तो यहाँ फिर आगे वो कहते हैं, आगे कह रहे हैं कि चंद्र लग्नेश, अर्थात चंद्रमा जिस राशि पर बैठा है चंद्र कुंडली में, उस राशि का अधिपति चंद्र लग्न से नवम स्थान के स्वामी मित्र होकर चंद्र लग्न से 10वें भाव में स्थित हो, जो जातक तपस्वी, महात्मा, शासक या पूज्य नेता होता है। कहने का तात्पर्य, चंद्र लग्न का जो राशि का स्वामी है, मान लीजिए कुंडली है, अब ये चंद्रमा लग्न में, कुंडली लग्न में चंद्रमा बैठा है, इसमें जो राशि होगा और ये नवम स्थान में जो राशि होगा, ये दोनों का अधिपति का जो है होता है योग, अगर होता है नवम स्थान के स्वामी के साथ मित्र होकर लग्न से 10वें भाव में, इस 10म भाव में बैठा हो, लग्न भाव का अधिपति और नवम भाव का अधिपति 10वें भाव में स्थित हो, तो जातक क्या होता है, तपस्वी, महात्मा, शासक या पूज्य नेता होता है। चंद्र लग्नेश का तीसरा 6वें भाव में होना रोग सूचक होता है। चंद्र में अर्थात रोगी व्यक्ति कैसे होता है, वो कह रहे हैं चंद्रमा की जो राशि है लग्न की, वो राशि का अधिपति तीसरे और 6ठे भाव में स्थित होता है, तो व्यक्ति को रोग, व्यक्ति मानसिक रोग या शारीरिक रोग, यातनाओं से पीड़ित होता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को चंद्र कुंडली के बारे में आज? जी गुरुदेव। सर ये सारे योग चंद्र कुंडली से देखेंगे। हाँ, ये अभी कटने वाला है, 1-2 मिनट में कट जाएगा। आप लोग दोबारा जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो आज हमने चंद्र कुंडली के बारे में भी जाना, हमने सप्तमांश कुंडली के बारे में भी जाना, ठीक है। ये अब आगे हो रहा कुंडली के बारे में, अध्याय द्वादश लग्नों के बारे में जानेंगे।